तो भाई जब भी इंडिया में बजट जीपीयूज की बात होती है तो एक ब्रांड का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो कि है कलरफुल। काफी सस्ते प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे खासे जीपीयूज देते हैं और इन्होंने रख दिया है लैपटॉप की मार्केट में कदम। और लैपटॉप की जहां बात हो वहां पे तुम्हारा भाई ना हो तो कैसे चल सकता है? ये क्या हो गया? थोड़ा सा मतलब हमारे साथ दिक्कतें हो गई है, लेकिन काम बने रहना चाहिए हमारा, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और हमारे पास आ जाए कलरफुल की तरफ से इवॉल्व P15 लैपटॉप। एंड भाई ये लैपटॉप आता है i5 12 जनरेशन 4050 के साथ और प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज। मैंने कहा भाई साहब क्या कर देंगे। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे अच्छी लुक्स, अच्छी डिस्प्ले, DDR5 रैम, सब कुछ भरपूर इन्होंने इसके अंदर दे दिया है। पर इतना प्राइस कम कैसे? वो तो डब्बा खोल के जानना पड़ेगा ना। पर भाई मैं खोलूंगा कैसे? अरे कोई है? मैं हूँ, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जरा डब्बा खुलवा दो बढ़िया सा, सिंपैथी के नाम से व्यूज छाप लो। और यहाँ पे कुछ ऐसा सुंदर सा डब्बा हमारे को मिल जाता है। ऊपर इवॉल्व की बढ़िया सी ब्रांडिंग हो रखी है और यहाँ पे फुल गेमिंग वाला हिसाब किताब कैरेक्टर सब बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे सबसे पहले निकल जाएगा काली काली चादर में हमारा लैपटॉप। और यहाँ पे मिल जाएगी हमारे को यूजर मैनुअल और एक्स्ट्रा थर्मल पैड्स भी इन्होंने इसके अंदर दे रखे हैं। 180 वॉट का पावर एडाप्टर और साथ में एक पावर कॉर्ड जो फॉरेन प्लग के साथ है, लेकिन हमारे को बॉक्स में इसके अंदर कन्वर्टर मिल जाएगा इंडियन प्लग वाला। एंड अगर आप ये लैपटॉप बाय करोगे आपको पावर कॉर्ड वैसे इंडियन सॉकेट कंपैटिबल ही मिलेगी। और भाई जरा लैपटॉप पर नजर मार लें, ओहो क्या ही जबरदस्त गेमिंग वाला हिसाब किताब। यहाँ पे एकदम बढ़िया ब्लू कलर हमारा आ रखा है। एंड भाई लैपटॉप की जो लुक्स है ना, ओए होए आ रही है, मतलब गेमिंग वाली वाइब पूरी की गेमिंग लैपटॉप है। और कलरफुल ने अपना पूरा कलरफुल तड़का डाल रखा है लैपटॉप के अंदर। और भाई ऊपर जो है कलरफुल की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कुछ पैटर्न सा बना हुआ है। और इस पे जब हाथ लगाता है ना तो एक टेक्सचर टाइप फीलिंग आती है। और यहाँ पे ऊपर हमारे को क्रोम टाइप की कुछ फिनिश दे रखी है जो है तो प्लास्टिक की, और एकदम कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह हमारे को इस पे मिलती है। एंड यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को कुछ इतना मिल जाएगा लैपटॉप का, जो कि थोड़ा बहुत है। एंड एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। एंड यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को ना के बराबर मिलता है। एंड बात करते हैं अगर स्क्रीन वॉबल की, तो वो भी हमारे को काफी कम मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। एंड यहाँ पे राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट है इसके अंदर, लेफ्ट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट है, पीछे की तरफ एयर एग्जॉस्ट वेंट हमारे को मिल जाएंगे। एंड नीचे से लैपटॉप बढ़िया खुले खुले माहौल के साथ आता है। हेक्सागन टाइप का डिजाइन बन रखा है। और ये खुला खुला हिसाब किताब है। थर्मल्स के मामले में कैसा परफॉर्म करेगा वो तो आपको गेम टेस्ट में दिखाएंगे ही हम। स्किप नहीं मारना, पूरी वीडियो देख के जाओ। और इंटरनली हमारे को कीबोर्ड जो है वो ब्लैक मिलता है और बाकी जो इसकी बॉडी है वो ब्लू कलर हमारे को वैसी मिलती है। और काफी कंट्रास्ट ना सही सा बैठ रहा है इसका पूरा गेमिंग वाली लुक बनाने के लिए ना। और ट्रैक पैड का जो कलर है वो बॉडी के कलर से थोड़ा लाइट है। और इसका जो पावर बटन है ना वो हमारे को कीबोर्ड के ऊपर अलग से ही बीच में दे रखा है, जैसे वो एकदम तगड़ी सी मशीनरी ऑन करने वाला बटन नहीं होता। कुछ डिफरेंट अप्रोच है भाई इनकी। और ये जो कलर है और ये जो लुक्स है ये बहुत सब्जेक्टिव हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत ही सटल डिजाइन पसंद आता है, कुछ लोगों को बहुत ही गेमिंग टाइप का डिजाइन पसंद आता है। ये प्योरली गेमर्स टाइप के लोगों को टारगेट करने वाला लैपटॉप है भाई। और अदर कलर ऑप्शन में हमारे को व्हाइट और ग्रे कलर में मिल जाएगा, जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। स्क्रीन पे आ रही होगी फोटोज वगैरह, आप देख सकते हो। लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके भी चेकआउट कर लेना। और जैसे कि गेमिंग लैपटॉप है, इस लैपटॉप का वेट हमारे को 2.2 kg के आसपास मिल जाता है। एंड अगर चार्जर को इंक्लूड कर लेते हैं तो 3 kg के आसपास इसका वेट हो जाता है, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ठीक है। अब तो मतलब ये यूनिवर्सल हो चुका है, तो सब मतलब इतने वेट के साथ ही आते हैं। और अब कर लेते हैं तकनीकी बातें। जो वेरिएंट हमारे पास है ये है इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स मिलते हैं, 4 ही E कोर्स मिलते हैं इसके अंदर। RTX 4050 इसके अंदर हमारे को मिलेगा, जो 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 140 वॉट TGP हमारे को इसके अंदर मिलती है। ये सेम उतनी ही TGP वाला GPU है जो Acer Predator Helios Neo के अंदर लगा हुआ है। Acer Nitro V वाला वो 70-75 वॉट वाला हिसाब किताब नहीं है भैया, फुल फ्लेजेड 4050 है। एंड गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे को 16GB DDR5 रैम मिलती है सिंगल चैनल में, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और DDR5 अपने आप में ही डुअल चैनल की तरह काम करती है, तो इसकी सिंगल चैनल भी ना मतलब अच्छे से काम कर रही है गेमिंग के अंदर। और इसका एक प्लस पॉइंट भी है, एक स्लॉट फ्री है, तो आप बाद में इसको अपग्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम 32GB तक ये अपग्रेड हो जाता है लैपटॉप। 512GB की Gen 3 SSD हमारे को इस लैपटॉप के अंदर मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। रीड स्पीड तो अच्छी है, राइट स्पीड हमारे को थोड़ी सी कम मिलती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक भी है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन एक प्लस पॉइंट है भाई, Gen 4 SSD का सपोर्ट है इसके अंदर। तो फ्यूचर में आपको रिप्लेस करनी हो या अपग्रेड करना हो तो Gen 4 SSD लगा सकते हो। एंड अपग्रेड की बात चल रही है, 2 SSD के स्लॉट है इसके अंदर, 1 TB पर स्लॉट ये सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 2 TB तक फुल ऑन भाई साहब, गेम ही गेम, स्टडी मटेरियल के साथ। और कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है। Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का हमारे को सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। एंड यस, इसके अंदर सिर्फ ये वाला वेरिएंट नहीं है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इसके i7 12 जनरेशन के साथ 4060 वाले वेरिएंट के लिए भी जा सकते हो। एंड उसकी प्राइसिंग 80,000 रुपीज ओनली। एंड i7 13 जनरेशन के साथ भी 4060 वाला वेरिएंट है, जो 90,000 रुपीज का है। हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, H सीरीज के ही प्रोसेसर है, HX वाले नहीं है। स्टिल प्राइसिंग इज वेरी एग्रेसिव, मतलब
आपका क्या मानना है प्राइसिंग के बारे में, मेरे को बताओ कमेंट करके। और आगे बात करने से पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर, यहाँ पे Cinematch R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, प्रॉपर 12450H वाले स्कोर ये निकाल के दे रहा है। उसके बाद Cinematch 2024 के स्कोर्स ये रहे, एंड देन Geekbench 6 हमने निकाला, वही स्कोर है जैसे 12450H के होने चाहिए। OpenCL स्कोर आप देख सकते हो, जिससे 4050 का अंदाजा हो जाएगा, 81,700, बढ़िया स्कोर ये निकाल के दे रहा है। जीपीयू भी मतलब सही परफॉर्म कर रहा है। एंड साथ में ये रहा हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क जो कंपैरिजन के लिए काम आ जाएगा, और ये रहा 3D मार्क टाइम स्पाई जिसका टोटल स्कोर 8700, सीपीयू स्कोर एंड जीपीयू स्कोर भी एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा इसके अंदर सीपीयू जीपीयू डाल रखा है, तो कहीं पे परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे मिलता नहीं हमारे को। उसके बाद पीसी मार्क 10 6000 के आसपास, जो कि बढ़िया स्कोर है। उसके बाद वीआर मार्क हमने निकाला जो वीआर गेम्स को जज करने के लिए होता है, 11600, सुपर स्कोर है। एंड लास्टली हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क 2600 के आसपास। वीरे बेंचमार्क हम ट्राई करके देख रहे थे, वो इसके अंदर निकला नहीं, कोई इशू आ रहा था, कुछ एरर आ रहा था। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखो 12450H के अंदर 4K वाली वीडियो एडिटिंग तो अच्छे से नहीं हो पाती। हमने इसको ट्राई करके देखा, एक दो लेयर वाली आराम से करवा देता है, लेकिन जैसे हम लेयर्स इंक्रीज करते हैं, इफेक्ट्स इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट वगैरह डालते हैं, जैसे हमारी वीडियोस एडिट होती हैं, उसके अंदर ये लैपटॉप थोड़ी दिक्कत करने लगता है, क्योंकि सीपीयू पावर यूज होती है हमारी टाइमलाइन की एडिटिंग के टाइम पे। अगर आपको अच्छी 4K टाइप की वीडियो एडिटिंग करनी है तो 12th जनरेशन i7 वाले वेरिएंट के लिए जाओ, या i7 13 जनरेशन के लिए जाओ, जो आपको मिल जाएगा इसके साथ। एंड अगर आपको इसके अंदर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके अंदर दिक्कत नहीं है तो हायर वेरिएंट में तो डेफिनेटली नहीं आने वाली। कोडिंग वगैरह आपको करनी है उस पर आराम से कर सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, वो भी इस लैपटॉप पे आराम से चल जाएंगे। एंड मेनली बात आती है जीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए, इसका जीपीयू अच्छा है, लेकिन साथ में सीपीयू i5 है ना, तो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर वाले सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, उसमें सीपीयू जीपीयू का टोटल कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो इस लैपटॉप के अंदर एंट्री लेवल वाले आप टास्क कर पाओगे, लेकिन अगर इससे ऊपर लेवल के करने हैं तो इससे हायर वेरिएंट के लिए आप जा सकते हो। एंड इन प्रोडक्टिव टास्क में ये सवाल मत करना कि कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा लैपटॉप या पीसी मतलब पूरा प्रॉपर्ली काम कर जाएगा, कोई भी फुली काम नहीं करता। किसी को 4090 की जरूरत है तो कोई RTX 3050 में भी खुश है। क्यों? क्योंकि किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कैसी आप लेयर्स पे काम कर रहे हो, कैसे टेक्सचर्स हैं, कैसे इफेक्ट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। और ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है भाई। बाकी डे टू डे टास्क करनी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, उसमें तो भाई ये लैपटॉप कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर भी H सीरीज वाला है, प्लस 16GB DDR5 रैम है, तो मल्टीटास्किंग में कोई डाउट नहीं है। एंड यस, अगर आपके माइंड में डाउट है 12450H अपने कंपेटिटिव प्रोसेसर के अगेंस्ट कहां पे खड़ा होता है, Cinebench R23 का ग्राफ आपके सामने है, सारे प्रोसेसर है इसके अंदर। वीडियो पॉज करके आप जूम करके देख सकते हो कौन सा कितना परसेंट बेटर है, बेकार है। सारे कंपेटिटिव प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इवन जो इसका 12 जनरेशन वाला और 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर है वो भी इस ग्राफ के अंदर है। और भाई गेमिंग लैपटॉप है तो थोड़ी गेम टेस्ट पे नजर मार लेते हैं, फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करें Red Dead Redemption 2 से। यहाँ पे प्रीसेट रखा है फेवर क्वालिटी, यानी कि हाईएस्ट पे है मामला सारा कुछ, और DLSS का सिनेरियो हमने वही रखा है, एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे RDR2 में 60-70 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। एंड तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और बहुत लोग डिमांड भी करते हैं भैया कूलिंग पैड के साथ या अंडर वोल्टिंग के साथ आप थोड़ा दिखा दिया करो। तो ये हमने टेस्ट किया, इस बार हमने सेम सिनेरियो रखा फेवर क्वालिटी वाला, लेकिन DLSS को ऑफ ही रखा, रॉ परफॉर्मेंस है। देखो उतना ही वोल्टेज पे जा रहा है हमारा सीपीयू, लेकिन सीपीयू के टेम्परेचर अंडर 85 डिग्रीज चले गए हैं कूलिंग पैड लगाते ही। तो यहाँ पे लैपटॉप के जो इंटेक्स है ना, वो हमारे को काफी अच्छे खासे मिलता है। तो अगर आप अच्छी गेमिंग कर रहे हो, लंबे सेशन की गेमिंग कर रहे हो, तो कूलिंग पैड आप यूज करना। एंड इस गेम में टेम्परेचर बेसिकली ज्यादा क्यों जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत बाद में टेस्ट हुई भी गेम है। इससे पहले बहुत सारी गेम्स टेस्ट हो चुकी थी, लेकिन आपको टेम्परेचर वाला सिनेरियो दिखाना था, तो मैंने कहा चलो इसको स्टार्टिंग में रख लेते हैं। उसके बाद टेस्ट करें साइबरपंक। यहाँ पे प्रीसेट को अल्ट्रा पे रखा है, और रे ट्रेसिंग और DLSS का सिनेरियो स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ पे हमारे को बढ़िया 60, 70, 100, 120, 130 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, डिफरेंट। एंड जहाँ पे भी 40 अबव डिग्री वोल्टेज जा रही है, हमारे सीपीयू टेम्परेचर्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखी, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे रखा। एंड रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करने के बाद यहाँ पे जो रॉ परफॉर्मेंस है वो तो नॉन प्लेबल है, लाइक अंडर 30 डिग्री है। लेकिन अगर हम यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं, हाँ साइबरपंक में फ्रेम जनरेशन मिलता है, तो अच्छे खासे FPS हमारे को मिल रहे हैं। एंड जीपीयू वोल्टेज आप देख सकते हो बढ़िया पुश मार रहा है, और VRAM भी अच्छी खासी यूज हो रही है। गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है ये लैपटॉप। फिर हमने सेम टेस्ट रखा कूलिंग पैड के साथ, और आप देख सकते हो वोल्टेज अभी भी उतनी है। एंड यहाँ पे हमारे आराम से 80, 85, लगभग 88 डिग्री तक सीपीयू टेम्परेचर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कूलिंग पैड अगर आप लगाओगे तो लैपटॉप के टेम्परेचर अच्छे खासे मैनेज हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि अंडर वोल्टिंग का भी बता दिया करो लैपटॉप में। यस, ये वाला लैपटॉप अंडर वोल्टिंग सपोर्ट करता है। इंटेल की एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी आप डाल सकते हो, और एडवांस ट्यूनिंग के अंदर जाके आप इसकी वोल्टेज को ट्वीक कर सकते हो। अगर आप विदाउट कूलिंग पैड यूज कर रहे हो, 40-45 वॉट के पास जाके इसके जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो आप उसके टर्बो बूस्ट को ट्वीक करके नीचे ला सकते हो, जिससे गेमिंग पे इतना इंपैक्ट नहीं आता। देन हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट प्रीसेट को रखा है यहाँ पे हाई पे, और यहाँ पे रेजोल्यूशन हमारा वही 1080p है लैपटॉप का, और जैसे 12450H से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसी हमारे को मिल रही है 250-300 FPS के आसपास। बढ़िया आप यहाँ पे वैलोरेंट खेल सकते हो। देन हम टेस्ट कर रहे हैं CS2, यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट पे कर रहे हैं टेस्ट। रेजोल्यूशन वही है 1080p, एंड आगे के जितने गेम्स हैं ये सारे विदाउट कूलिंग पैड टेस्टेड है। तो मैंने कूलिंग पैड वाला सिनेरियो आपको शुरुआत में दिखा दिया। यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ भैया देखो टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा जाएंगे, या तो आपको अंडर वोल्ट करना पड़ेगा या फिर आपको कूलिंग पैड लगाना पड़ेगा। बाकी
परफॉर्मेंस के अंदर एक चीज मैं बता दूं कि थ्रॉटल कहीं से कहीं तक ये लैपटॉप नहीं कर रहा। 190 टू 100 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं। सीपीयू की क्लॉक स्पीड भी आप देख सकते हो, सीपीयू की वॉटेज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारी थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हो रही, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप के अंदर। उसके बाद टेस्ट करें, दूर करो ना छठा पार्ट, यानी कि भाई साहब फार क्राई 6 अल्ट्रा सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट, और कोई भी यहाँ पे अपस्केलिंग मेथड हमने यूज नहीं करा। अल्ट्रा सेटिंग्स पे बढ़िया 90-100 एफपीएस। भाई एक चीज कहनी पड़ेगी, जो परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है ना लैपटॉप, मतलब 63,000 के लैपटॉप में 40-50 फुल वॉट वाला, जो हमारा 80-90 वॉट तक जाता है, वो वाला इसके अंदर हिसाब किताब है, और परफॉर्मेंस उस हिसाब से बढ़िया मिल रही है। एंड उसके बाद GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे वही अपना 100, 120, 130 एफपीएस के आसपास। एंड प्लस पॉइंट यहाँ पे हमारे को कहाँ मिल रहा है, 16 GB रैम का, वो भी जो DDR5 रैम है। अगर यहाँ पे डुअल चैनल पे करोगे ना, तो इससे भी बेटर एक्सपीरियंस आप निकाल सकते हो। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं। एंड उसके बाद Forza Horizon 5 प्रीसेट एक्सट्रीम, DLSS का सिनेरियो वही रखा हमने सामने। एंड Forza Horizon 5 में एज ऑलवेज ज्यादा FPS DLSS ऑफ पे, कम FPS DLSS ऑन पे, पता नहीं क्यों। उसके बाद Call of Duty Warzone प्रीसेट को एक्सट्रीम पे रखा है, DLSS भी वैसे ही रखा है जैसे हम रखते हैं। 80, 90, 100, 110 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में, जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस में कह सकता हूं। एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट हो रहा है, आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स को गिरा के और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो, मतलब ज्यादा FPS वाली। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया, इसके अंदर भी हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, एंड प्रीसेट को वेरी हाई पे रखा है। एंड फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भाई साहब फ्रेम रेट 150 एवरेज, और यहाँ पे नॉर्मल रॉ परफॉर्मेंस 70-80 के आसपास, बढ़िया है। मैंने कहा चलो रे ट्रेसिंग भी लगा लेते हैं, रे ट्रेसिंग को हाई पे कर दिया, और बाकी सारी सेटिंग सेम है। एंड यहाँ पे 60, 70 एंड 100, 140, मतलब अभी भी फ्रेम रेट यहाँ पे बढ़िया प्लेबल ही मिल रहा है। देन हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, प्रीसेट अल्ट्रा पे है, जिसके अंदर रे ट्रेसिंग भी हमारी अल्ट्रा पे रहती है, और DLSS वैसी रखा है। 40-50 रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहा है FPS, जो कि अच्छे प्लेबल होते हैं। एंड भाई DLSS लगाने के बाद भी अच्छा FPS का जंप यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 20-30 FPS का बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है लैपटॉप। एंड उसके बाद लास्ट ऑफ अस, एंड लास्ट ऑफ अस में यहाँ पे प्रीसेट हाई पे है, और बाकी DLSS वैसी रखा है जैसे रखते हैं। 50 to 80 FPS के आसपास की परफॉर्मेंस मिल रही है, जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस है। लास्ट ऑफ अस अच्छा खासा डिमांडिंग गेम है, 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता, तो आराम से आप इस पे गेमिंग के मजे ले सकते हो। लास्टली हमारा गॉड ऑफ वॉर प्रीसेट अल्ट्रा पे है, और बाकी परफॉर्मेंस वही 60, 70, 80, 90 FPS वाली परफॉर्मेंस है। ये तो काफी पुराना गेम हो गया, तो बढ़िया चली जाएगा। और ये हमारा 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है, तो फुल साइज का कीबोर्ड यहाँ पे हमारे को मिलेगा, नम पैड इंक्लूडेड है, जो मेरे को पर्सनली इस टाइप के कीबोर्ड सही लगते हैं। और ये हमारा सिंगल जोन RGB वाला कीबोर्ड है, एक ही कलर जलता है पूरे कीबोर्ड के अंदर, और इसके कीबोर्ड की लाइटिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर में सिंगल ही कलर की लाइटिंग होती है, कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर कि हाँ मल्टीपल यहाँ पे ब्रीदिंग टाइप का या डिफरेंट कलर चेंजिंग वाला इफेक्ट मिल जाए। बाकी यहाँ इसकी ब्राइटनेस भी इसके सॉफ्टवेयर में कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इसके कीबोर्ड में भी शॉर्टकट मिल जाएगा, FN प्लस हाइफन की से ब्राइटनेस डाउन होता है, और प्लस की से इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील इज गुड, मतलब जैसा आप गेमिंग कीबोर्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसा ही है। यहाँ पे जो कीबोर्ड का फॉन्ट है ना, वो मेरे को डिफरेंट लगा, मतलब थोड़ा वाइड में नहीं है, थोड़ा वर्टिकली लंबा लंबा सा फॉन्ट है, जो देख के एक बार अजीब सा लग रहा था। लेकिन वही बात, आप चलाओगे तो ऑब्वियसली आदत हो जाएगी, उससे टाइपिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। एंड यस, बात करते हैं ट्रैक पैड की, तो यहाँ पे हमारे को मीडियम साइज का ट्रैक पैड मिल जाता है, फुली क्लिकेबल वाला है, चलाने में स्मूथ है ट्रैक पैड, मल्टी जेस्चर वगैरह का सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम इससे भी मेरे को कुछ नहीं आई। और अगर आप इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करते हो, तो लॉन्ग आवर गेमिंग सेशन के बाद इसके कीबोर्ड के कुछ 31-32 डिग्रीज WASD के आसपास टेंपरेचर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेरेबल होते हैं। एंड 33 to 35 डिग्रीज हमारा कुछ इधर की तरफ हो जाता है, यहाँ पे यूजेबल एरिया भी नहीं होता। तो बेसिकली जो बॉडी के टेंपरेचर्स हैं वो बेरेबल रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस भाई, डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे ना, पहली बात तो जो स्पेक्स इन्होंने घुसेड़ दिए ये मुझे नहीं पता कैसे है, और डिस्प्ले में हर ब्रांड कॉम्प्रोमाइज करता है, इन्होंने डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। यहाँ पे 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले हमारे को मिलती है, जो कि एक IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला, रिफ्लेक्शन का कोई सीन नहीं है। 1920x1080 का रेजोल्यूशन है, और 16:9 वाला ही पैनल है ये, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड भाई कलर गैमेट यहाँ पे हमने टेस्ट करके देखा अपनी डिवाइस से, 96% sRGB निकल के आई, 73% Adobe RGB, 74% P3 एंड 68% NTSC, एंड पीक ब्राइटनेस भी 310 निट्स की निकल के आई। इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको 45% NTSC या कह लो 65% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है, और ब्राइटनेस भी 250 निट्स के आसपास मिलती है। इसमें 300 प्लस निट्स किया, तो डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले के अगर आप बेजल भी देखोगे ना, वो भी हमारे को काफी कम मिलते हैं, लाइक लेफ्ट और राइट और टॉप में तो कम ही है, नीचे बॉटम में चिन थोड़ा मोटा है, जहाँ पे हमारे को ब्रांडिंग मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। आपको कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हो, आप इस पर आराम से कर सकते हो। वीडियो या फोटोज में आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, OTT वगैरह आप देखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, कंटेंट देखने का ज्यादा शौक है, इसकी डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बेसिकली अगर गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से आपको कंपेयर करके बताऊं ना, तो ऐसी डिस्प्ले हमारे को 80-90,000 वाले लैपटॉप्स में मिलती है, वो भी बहुत रेयर। एंड यस, जो इसका i7 13 जनरेशन वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर क्वाड HD प्लस पैनल हमारे को मिलता है, 1600p वाला पैनल, जो 16:10 वाला है, 100% sRGB है, 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अगर वो यूनिट हमारे पास आती है तो उसका भी हम रिव्यू डालेंगे। आप क्या चाहते हो आप कमेंट में लिख देना, थोड़ा ब्रांड देखेगा तो थोड़ी जल्दी यूनिट हमारे पास पहुंच जाएगी।
आपका प्यार जरूरी है भाई साहब। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है एंड मुझे लग ही रहा था लैपटॉप में कहीं ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। वेबकैम में कॉम्प्रोमाइज है, हमारे को 720p वाला बेसिक वेबकैम मिलता है, एक्सपोजर कंट्रोल इसके अंदर नहीं मिलेगा। देख रहे हो बिल्कुल एकदम चिट्टा चिट्टा माहौल कर दिया इसने। बट ये अगर आप नॉर्मली यूज करोगे कॉल्स वगैरह लेने के लिए नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे जाएगा। ये एक्सट्रीम लाइटिंग में बैठा हूं बट उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ किस लेवल का वेबकैम है। आप बताओ आपको कैसा लगा कमेंट करके। स्पीकर्स के मामले में मतलब बिल्कुल एवरेज टाइप की आपको साउंड मिलेगी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते। 2 वॉट के 2 स्पीकर हैं और इतनी फुलर आवाज नहीं है, एक मतलब ट्रेबल थोड़ी आपको बूस्टेड लगती है और थोड़ी ना एकदम फीकी फीकी टाइप की आवाज है। और वैसे जो इसका साउंड सिस्टम है ना वो पावर्ड बाय साउंड ब्लास्टर स्टूडियो है, जिसकी वजह से आपको वैसे आउटपुट अच्छा मिलेगा। लाइक आप हेडफोन यूज करते हो या स्पीकर वगैरह यूज करते हो तो वहां पे ये फुलर एक्सपीरियंस आपको देगा, मतलब पूरे चैनल से ट्रांसफर कर पाएगा। एंड इसके अंदर हमारे को क्रिएटिव की ऐप भी मिल जाती है जिसके अंदर साउंड मोड्स मिलते हैं, एकोस्टिक इंजन, इक्वलाइजर एंड उसके अलावा और भी मिक्सर वगैरह मिलता है जिसमें आप इसकी साउंड को कस्टमाइज कर पाओगे, लेकिन वो ज्यादा फील होती है एक्सटर्नल डिवाइस पे। इंटरनल स्पीकर इज लाइक ओके। एंड ये छेदों के मामले में भाई साहब नो डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन पोर्ट्स के मामले में लेफ्ट साइड में हमारे को 2 टाइप के पोर्ट मिलते हैं, एक USB 3.2 Gen 1 वाला मिलता है और एक USB 2.0 वाला पोर्ट है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। और बाकी पोर्ट राइट साइड में एक और USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाला पोर्ट और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को तो सपोर्ट करता ही है, साथ में डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। इंटेल UHD से इसका आउटपुट हमारे को मिल रहा था, DGPU से आउटपुट नहीं है। एंड उसके साथ एक कैच है, इस लैपटॉप के अंदर मक स्विच मिलता है जिसके अंदर हम इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से DGPU पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट बंद हो जाता है। फिर चाहे HDMI हो या टाइप C हो, सिर्फ हाइब्रिड मोड पे आउटपुट मिलता है जिसके अंदर iGPU और DGPU दोनों एक्टिवेटेड रहते हैं, लेकिन सिर्फ DGPU मोड पे करते हैं ना तो वहां पे इसका iGPU बिल्कुल ही बंद हो जाता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। यूजुअली दूसरे लैपटॉप्स में आउटपुट मिल जाता है बट इसके अंदर नहीं मिल रहा। हो सकता है फ्यूचर में कोई बायोस अपडेट वगैरह है उससे फिक्स हो जाए ये चीज। एंड बाकी पोर्ट्स हमारे को पीछे की तरफ मिल जाएंगे, एक पावर इनपुट का पोर्ट है, एक HDMI 2.0 का पोर्ट है जिसका आउटपुट हमारे को इंटेल UHD से ही मिल रहा था और एक हमारे को यहाँ पे मिनी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी मिलता है जिससे हमारे को RTX 4050 से आउटपुट मिल रहा था। पीक 4K 30 हर्ट्ज तक ये जा रहा था और ये पीक डिस्प्ले आउटपुट से अब ये मत सोच लग रहा 4K 30 है तो 30 हर्ट्ज ही करेगा। अगर आप लोअर रेजोल्यूशन पे चलाओगे तो आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट मिलेगा। बेसिकली हर वर्जन के अपने अपने आउटपुट होते हैं, उसका मैं चार्ट लगा दूंगा आपके सामने डिस्प्ले पे, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड यस मक स्विच मिलता है इस लैपटॉप के अंदर, इसका जो कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाकर आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। 2 ही मोड मिलते हैं यहाँ पे, एक डिस्क्रीट वाला और एक हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड में iGPU DGPU दोनों एक साथ चल रहे होते हैं जिसमें इंटरनल डिस्प्ले आउटपुट iGPU से रहता है जिसके अंदर हमारे को बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, लेकिन DGPU मोड में परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है अगर आप बैटरी पे लैपटॉप यूज करोगे तो। और हाँ बैटरी की बात चली रही है, इसके अंदर हमारे को 53 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जिससे हम 2, 2.5 या मैक्सिमम 3 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पावर सेविंग मोड पे लगा सकते हो, ब्राइटनेस थोड़ी कम करके चला लो, कीबोर्ड लाइट को आप ऑफ कर दो, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज है। तो बैटरी बैकअप के मामले में इट्स लाइक ओके। और बाकी सारे गेमिंग लैपटॉप की तरह इसके अंदर भी हमारे को कंट्रोल सेंटर मिल जाता है जिसमें सारे स्टैट्स हमारे को मिल जाएंगे। ऊपर डिफरेंट मोड्स है, परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट, पावर सेविंग वगैरह। एंड नीचे हमारे को डिफरेंट कंट्रोल स्पीड्स मिल जाएगी फैन की। यहाँ पे मैक्सिमम पे ही हमने इसको टेस्ट करा था और परफॉर्मेंस मोड पे ही टेस्ट करा था फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। यहाँ पे प्रेफरेंसेस वगैरह मिल जाएंगे, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स वगैरह। यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाता है जिसको हम टॉगल करते हैं तो थोड़ा येलो साइड हो जाता है फॉर आई केयर। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाता है, जीपीयू के स्टैट्स मिल गए और उसके अलावा कीबोर्ड के फंक्शंस मिल जाते हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन फ्लेक्सी की करके फीचर मिल जाते हैं, काफी ज्यादा कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन हमारी हो जाती है जिसके अंदर हम कीबोर्ड की मैक्रो सेट कर सकते हैं और मैक्रो हमारे स्टैटिस्टिक्स में सेटअप हो जाएंगी और माउस की मैक्रो भी आप सेटअप कर सकते हो, कोई माउस आप कनेक्ट करते हो तो। और फ्लेक्सी चार्ज करके एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर कितनी बैटरी आपको चार्ज करनी है फॉर बैटरी हेल्थ। ये काफी सही होता है मेरे हिसाब से ना, 70-80% वाला सबसे बेस्ट स्पॉट होता है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। एक याद चल पा रहा है कलरफुल की तरफ से इवॉल्व P15 लैपटॉप का। एंड एक चीज मैं बस नोटिस कर रहा था कंक्लूजन के टाइम पे, जैसे हम लैपटॉप से कंपेयर करते हैं ना, मेरे को कोई लैपटॉप नहीं मिला इस प्राइस पॉइंट के आसपास कि हाँ मैं इसको कंपेयर कर पाऊं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे तो 30-50 के लैपटॉप भटकते हैं भाई। अगर आप Lenovo Log से कंपेयर करो i5 12th जनरेशन 4050 वाला 80,000 के आसपास आपको मिलता है, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है प्राइस में। एंड उसके अलावा Acer Nitro V मिलता है i5 13 जनरेशन के साथ 4050 के साथ 80,000 रुपीज के आसपास मिलता है वो भी। एंड MSI GF63 Thin आता है i5 12th जनरेशन के साथ, सेम यही प्रोसेसर यही GPU, लेकिन 40 वॉट वाला GPU है, सिंगल फैन वाला थर्मल सिस्टम उसके अंदर मिलता है और वो थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है, वो इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते और वो इससे कम ही परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। एंड तब भी इससे ज्यादा प्राइस है उसका आई थिंक 70,000 के आसपास। तो भाई देखो कंपैरिजन का तो कोई सीन नहीं है, इस प्राइस पॉइंट पे किलर लैपटॉप है, किलर डिस्प्ले के साथ आता है, परफॉर्मेंस आपने देख ली। थर्मल्स के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जिसके अंदर इंटेल XTU मैं आपको बता चुका हूं, या फिर आप कूलिंग पैड लगा के यूज कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस मेन सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके। इसकी आफ्टर सेल सर्विस F1
एमेजॉन एंड जीव्स ही हैंडल कर रहे हैं, जो फ्लिपकार्ट ग्रुप के ही हैं। एंड वॉक इन और डोर स्टेप दोनों सर्विस आपको मिल जाएगी, जैसे नॉर्मली हर एक लैपटॉप ब्रांड के साथ मिलती है। और भाई बेस्ट पार्ट कलरफुल के बारे में, यहाँ पे आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी लैपटॉप के साथ। वैसे यूजुअली किसी भी ब्रांड में उठा के देख लो 1 ईयर की वारंटी मिलती है, यहाँ पे 2 साल का हिसाब किताब है, तो ज्यादा सिक्योर एंड ज्यादा सेफ हिसाब किताब रहेगा। और ये लैपटॉप लॉन्च होगा 25 अप्रैल को फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली। प्लस इसके ऊपर आपको एडिशनल बैंक डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अप टू 6,000 रुपीज। प्रोडक्ट एक्सचेंज वगैरह आप करते हो तो 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड नो कॉस्ट EMI अप टू 12 मंथ्स तक की आपको मिल जाएगी। प्लस आपको बैग भी मिल जाएगा एट ₹99 ओनली, लेकिन बैग की वैल्यू 5,000 रुपीज की है। तो वो सारी चीजें भी आप चेकआउट कर सकते हो। और कलरफुल एक काफी पुराना ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही कोई नया ब्रांड आया लैपटॉप लेके, तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बस यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। प्राइस के हिसाब से आपको कैसा लगा, किस चीजों में बढ़िया लगा, किस चीजों में नहीं लगा, सब कुछ भर डालो। एंड इसके दूसरे वेरिएंट का अगर रिव्यू चाहिए ना, तो वो भी बताना मेरे को कमेंट करके, तो तभी हम लेके आ पाएंगे। एंड पसंद है वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.